तो दोस्तों, आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल SD ट्यूटोरियल्स। अपन बात कर रहे थे लाइट की, प्रकाश की। लाइट मीन्स प्रकाश की अपना टॉपिक चल रहा था। सबसे पहले अपन ने देखा था लाइट क्या होती है, उसके बाद देखा था कि लाइट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपन ने पढ़ी थी। उसके बाद मिरर्स के बारे में पढ़ा था अपन ने, प्लेन मिरर का पढ़ा था, समतल दर्पण का पढ़ा था। उसके बाद अपन ने बात की थी चिन्ह परिपाटी की, साइन कन्वेंशन की। उसके बाद अपन ने अवतल दर्पण की बात की, कॉनकेव मिरर की बात की। उसमें कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनते हैं, कहाँ कहाँ इमेजेस बनती हैं, कैसे कैसे इमेजेस बनती हैं, वो सब बातें की थी अपन ने। फिर उसके अवतल दर्पण के उपयोग देखे थे, कॉनकेव मिरर के यूजेस भी हमने देखे थे। उसके बाद अपन ने बात की थी उत्तल दर्पण की, कॉन्वेक्स मिरर की। फिर कॉन्वेक्स मिरर के जो जो इमेजेस बन रहे थे वो हमने देखे थे। उत्तल दर्पण के जो जो इमेजेस बन रहे थे उनका देखा। फिर उत्तल दर्पण के जो उपयोग थे वो हमने देखे थे। कहाँ कहाँ कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है वो हमने बातें करी थी। उसके बाद हमने देखा था मैग्निफिकेशन देखा था हमने, आवर्धनता। हमने मैग्निफिकेशन की बात की थी। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू नेगेटिव डिस्टेंस ऑफ इमेज from pole upon distance of object from pole। शायद मैंने कल आपको ऊपर ये अपन ने शायद मैंने h अपॉन h डैश लिखवा दिया था। h अपॉन h डैश नहीं होता, ये होता है h डैश अपॉन h। ठीक है, तो फॉर्मूला जो मैग्निफिकेशन का था वो बनेगा h डैश अपॉन h इक्वल्स टू माइनस v बाई u। शायद ये अपना कल थोड़ा मैंने ये उल्टा कर दिया था, उसको आप एक बार देख लेना, इसको सही लिख लो आप। ठीक है, ये हो जाएगा। मैंने आपको सारा मिरर के जितने भी हैं सब कुछ पढ़ा दिया, दर्पण का सारा पढ़ा दिया। मैंने आपको कहा था जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स प्लस जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं वो आप ट्राई करना। आपने शायद ट्राई भी किए होंगे, आपसे जितने हुए अच्छी बात है, नहीं हुए अपन उनकी अब वन बाय वन बात करते हैं। जो भी आपके डाउट्स थे अब क्लियर हो जाएंगे, अपन वन बाय वन उनको देखते हैं। चलो तो अपन एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखो पहला एग्जांपल पढ़ लिया आपने, आराम से पढ़ लो। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कोई ऑटोमोबाइल है, कोई व्हीकल है, कोई साधन है, उसका अपन साइड व्यू मिरर यूज कर रहे हैं। साइड व्यू मिरर में मैंने आपको बताया था कौन सा दर्पण यूज होता है साइड के पीछे का देखने के लिए, उत्तल दर्पण यूज होता है ना, उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर का अपन यूज करते हैं साइड व्यू मिरर में, बताया था मैंने। इसमें देखो अभी ये क्या बोल रहा है कि जो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो वक्रता त्रिज्या है, R बोलो या C बोलो, वो उसने दिया है 3 मीटर दे रखा है। और वो बोल रहे कि जो बस है वो अपने जो शीशा है, जो मिरर है, उससे अपना जो मिरर कौन सा है, अपना उत्तल दर्पण है, उससे 5 मीटर पीछे खड़ी है। ये डिस्टेंस उसने दिया है, यहाँ पे बस खड़ी है तो ये डिस्टेंस उसने दिया है 5 मीटर। पूछा है उसने इमेज का साइज बताओ, क्या इमेज मतलब इसका इमेज मैग्निफिकेशन पूछा है, उसका जो इमेज बनेगा उसका डिस्टेंस पूछा है, वो और जो इमेज का नेचर होगा वो पूछा है। वो अपन बात करते हैं। तो देखो अपने को क्या क्या दिया उसने, R दिया है 3 मीटर, U दिया है 5 मीटर, मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स। तो देखो अपना जो दर्पण सूत्र था, अपना जो मिरर फॉर्मूला था वो क्या था, 1/u + 1/v
इक्वल्स टू 1/f। और जो अपना आवर्धनता का मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, h डैश बाई एच इक्वल्स टू माइनस v बाई यू। और जो r और f में क्या रिलेशन बताया था मैंने, f इक्वल्स टू r बाई टू। ये तीन ही फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसकी जो फोकस की जो दूरी होगी वो निकालते हैं। तो इक्वल्स टू होता है r बाई टू। r अपन को दिया है 3 मीटर, तो f इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2 इक्वल्स टू 1.5 मीटर। तो अपन ने एक और क्या ज्ञात कर लिया, जो अपना फोकस होगा वो होगा 1.5 मीटर। अपन ने बात की थी साइन कन्वेंशन की, चिन्ह परिपाटी की अपनी बात हुई थी। तो अपन ने क्या किया था, मैंने बताया था ना, अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फॉर्मूला जो यूज होता है उसमें जो साइन कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, इधर से इधर जा रहे हैं तब, और ऊपर की साइड प्लस, नीचे की साइड माइनस, यही बातें की थी ना अपनी। अब इसका अपन यूज करते हैं। चलो अपन सबसे पहले इसका निकालते हैं, एफ है अपने पास, यू है। अपन सबसे पहले इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी कितनी दूरी होगी वो निकालते हैं। तो अपना जो मिरर फॉर्मूला है, जो दर्पण सूत्र है वो क्या है, 1/u प्लस 1/f v इक्वल्स टू 1/f। अब देखो अपनी बस कहाँ खड़ी है, यहाँ खड़ी है ना। तो इस साइड क्या ले रहे हैं अपन, नेगेटिव ले रहे हैं। तो अपना u क्या होगा, 5 मीटर में आगे -5 मीटर होगा। अब u क्या है अपना, ये होगा 1/-5। u क्या था, जस्ट हमारी जो वस्तु की जो ध्रुव से दूरी है, जो हमारे ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस है, वो क्या थी अपनी u थी। इस साइड है इसलिए अपन इसको नेगेटिव लिया, प्लस v अपन को पता नहीं, अपन को निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी अपन को निकालनी है, इक्वल्स टू 1/f। f कितना है, 1.5 मीटर, है ना। अब चलो अपन इसको सोल्व करते हैं। 1/v इक्वल्स टू 1/1.5, ये इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ट्रांसपोज करने पे, पक्षांतरण करने पे आपको सचिन सर ने बताया होगा, प्लस 1/5। पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर 0 लगेगा। इसको काट भी दूं क्या साथ में, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो 1/v इक्वल्स टू क्या आया, 2/3 प्लस 1/5। तो अपना 1/v आ रहा है 2/3 प्लस 1/5। 1/v इक्वल्स टू 5 3 का एलसीएम लघुत्तम कितना होता है, 15। 15 में 3 को जब डिवाइड करेंगे, 15 में 3 का भाग देंगे तो जाएगा 5 बार, 5 को 2 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10, प्लस जब 15 में 5 का भाग देंगे जाएगा 3 बार, ऊपर वाले से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 3 1 जा 3। तो ये कितना आया, 13/15। तो 1/v आया कितना, 13/15। v कितना आ जाएगा, v अपना आ जाएगा 15/13 मीटर। देखो अपना जो v आ रहा है, v इक्वल्स टू 15/13 अपन जब करके देखेंगे, 15 में जब 13 का भाग देंगे, 13 एकम 13, बच गए 2, लगा दिया पॉइंट, 13 एकम 13, बच गए 7, 0, 13 पंजी 65। मतलब 1.5 आ रहा है अप्रोक्स। v इक्वल्स टू प्लस का आ रहा है 1.15 मीटर। v आया अपना 1.15 मीटर, u अपना है 5 मीटर, v अपना है 1.15 मीटर, f अपना है 1.5 मीटर। ठीक है, तो देखो कौन सा मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर था। अपन इसकी आवर्धनता की बात कर लेते हैं। आवर्धनता, इसका जो मैग्निफिकेशन है, इसका जो मैग्निफिकेशन, इसकी जो आवर्धनता,
एच डैश बाई एच इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। तो ये कितनी आ जाएगी, एच डैश बाई एच इक्वल्स टू माइनस ये कितना है 1.15 बाई यू कितना है 5। इसको अपन डिवाइड करेंगे, चलो अपन कर ही लेते हैं। क्या जाएगा, पॉइंट हटेगा नीचे 0 लगेगा, 115/50। तो ये 5 टू 5 दूनी 10 बच गया है, 5 दिए 15, ये बच गया 10, मतलब आ रहा है 23। नीचे 2 बिंदी लगेंगे ना, सो एच डैश बाई एच, इसको स्मॉल एम भी बोलते हैं, तो मैं यहाँ स्मॉल एम लिख देता हूँ। स्मॉल एम इक्वल्स टू अपना आया 0.23 मीटर, मतलब जो अपना मैग्निफिकेशन स्मॉल एम जो आया वो आया 0.23 मीटर। अब देखो, जो उत्तल दर्पण होता है उसका मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे, जितनी भी इमेजेस बनेंगे, वो सारे क्या थे, इरेक्ट थे, मतलब सीधे थे, और वो क्या थे, वर्चुअल थे, आभासी प्रतिबिंब थे। तो ये तो पक्का हो गया कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, अपन ने क्या निकाल लिया, अपन ने इसकी इमेज की डिस्टेंस निकाल ली, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, इसकी आवर्धनता निकाल ली कितनी होगी, और अपन ने ये बात कर ली ये सीधा भी होगा और आभासी भी होगा। ठीक है, अब देखो ये इमेज कितना, मतलब जो अपनी बस है उससे छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, ये अपने लिए उत्तल दर्पण है। अपनी फोकल लेंथ है 1.5 मीटर, फोकस की जो दूरी है वो है अपनी 1.5 मीटर, और जो अपना जो इमेज बन रही है वो बन रही है 1.15 पे, तो मतलब ये तो है 1.5, और जो अपनी इमेज बन रही है वो बन रही है 1.15 से तो कम होगा, तो इसके बीच में कहीं अपनी इमेज बन रही है, सीधी और आभासी है, तो मतलब इमेज की साइज क्या थी, डिमिनिश साइज थी, छोटी साइज थी। तो जो बनेगा वो बनेगा, छोटी साइज होगी इमेज की, तो इसमें क्या था, वर्चुअल होगा अपना, इरेक्ट होगा, और क्या डिमिनिश होगा, मतलब आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा होगा। क्वेश्चन में इसने क्या क्या पूछा था, अपन से पूछा था जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी साइज, इसकी आवर्धनता m 0.23 आया था, ये भी निकाल लिया। इमेज का क्या नेचर होगा, कितना होगा, वो सब उसने पूछा था, वो अपन ने 1 by 1 निकाल लिया। तो देखो मैंने कुछ किया, मैंने जो फॉर्मूला बताया था तुम्हें कल, एक तो ये फॉर्मूला था, ये काम लिया मैंने, एक मैंने ये काम लिया, और एक मैंने लिया C इक्वल्स टू 2, ये फॉर्मूला काम लिया। 3 फॉर्मूलाज बताए थे, तीनों यूज हो गए एक ही क्वेश्चन में, एक ही एग्जांपल में, तो आई थिंक तुम्हें इससे कुछ और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। अब ये देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन 2, एग्जांपल नंबर 2, देख लिया। इसमें अपन को क्या दिया है, बंदे ने कहा है, क्वेश्चन वाले ने, जिसने क्वेश्चन पूछा उसने कहा है आपके पास है कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण है, उसकी जो साइज दी है अपन को 4 सेंटीमीटर दी है, यू दिया है 15 सेंटीमीटर, एफ दिया है यू 25 सेंटीमीटर, एफ दिया है 15 सेंटीमीटर, वी नेचर और साइज का अपन से उसने पूछा है, बात करने को कहा है। अपन कॉन्केव मिरर का डायग्राम बनाते हैं, ये कॉन्केव मिरर का डायग्राम। उसने क्या कहा है कि अपना जो U है वो है 25 सेंटीमीटर, U है 25 सेंटीमीटर, ये अपना ऑब्जेक्ट है, F दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी साइज दी है 4 सेंटीमीटर, भी पूछा है। मैं कुछ नहीं करूंगा, जो मैंने कल तुम्हें बताया था, जो अपने मिरर फॉर्मूला लिखा था, +1/v = 1/f, इसकी बात करते हैं अपन, इसमें चलते हैं। पहले एक बार आप जो चिन्ह परिपाटी है साइन कन्वेंशन उसको वापस याद कर लेते हैं। इस साइड होगा नेगेटिव, इस साइड होगा पॉजिटिव, ऊपर की साइड होगा पॉजिटिव, नीचे की साइड होगा नेगेटिव।
इतने बताया था साइन कन्वेंशन में। यूज करते हैं u, u किस साइड है, इस साइड है, ये है u। नेगेटिव ले लूं क्या, 1/-25 प्लस 1/v निकालना है, पूछा है उसने v अपन से, इक्वल्स टू 1/f किस साइड है, f की साइड है, नेगेटिव लेना है, -15। तो 1/v इक्वल्स टू आ जाएगा -1/15, माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1/25। सॉल्व करते हैं। 1/v इक्वल्स टू, ये कितना आएगा, एलसीएम लघुत्तम आएगा 150, 10 बार जाएगा -10 प्लस 6 बार जाएगा +6, तो ये कितना आया, 1/v इक्वल्स टू -10 + 6 -4/150, इतना है ना, ठीक है। v आ जाएगा -150/4। डिवाइड करके देख लो, ऐसे नहीं पता चलता तो 4 तिये 12 बच गया 3 बिंदी, 4 सत्ते 28 बच गई 2 बिंदी, पॉइंट लगा के बिंदी डाल ली, 4 पंजे 20। v अपने पास साफ शब्दों में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 37.5 विद नेगेटिव साइन -37.5 सेंटीमीटर। पहली बात हो गई, v पूछा था अपन ने, v दर्पण सूत्र का यूज किया, मात्र 5 स्टेप किए, इसका आंसर आ गया। अब देखो, निकाल लिया v, अब अपन साइज निकालते हैं, इमेज की साइज। आवर्धन था, मैग्निफिकेशन जो था, मैग्निफिकेशन आवर्धन था, उसमें मैंने क्या बताया था, प्रतिबिंब का साइज अपॉन वस्तु का साइज इक्वल्स टू -v/u, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अपन को h पता है, u पता है, v निकाल लिया, पुट करेंगे h डैश इक्वल्स टू, ये इधर भाग में उधर जाके गुणा में हो जाएगा, h इंटू -v/u, h डैश इक्वल्स टू, h कितना है 4 इंटू माइनस v कितना है -37.5, u कितना है, u कितना है -25। माइनस क्यों लिया, इस साइड है इसलिए, ठीक है। देखो, एक माइनस से एक माइनस काट दूं, एक माइनस फिर भी बच गया। h डैश इक्वल्स टू 37.5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक काम करें, पॉइंट को हटा के नीचे बिंदी लगा दी, 25 से करो, 25 चौके 25 ढाई 250, 25 से कम 25, 12 बच गए, 25 पंजे 125, 15 चौके 60/10, h डैश आ गया 60/10 होगा, तो यह आ जाएगा 6 विद नेगेटिव साइन -6 सेंटीमीटर। अपने पास जो साइज आई h डैश आया, वो आ गया -6 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि साइज बनेगा, उल्टा बनेगा, नीचे की साइड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, इसलिए अपन ने क्या यूज किया है, माइनस साइन आया है। अब देखो, अब उसने पूछा है नेचर, इसमें भी क्या आपने फॉर्मूला यूज किया। अब नेचर की बात करते हैं, अब देखते हैं नेचर क्या होगा। ये देखो, अपना ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर का, 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, फोकस है अपना 15 सेंटीमीटर पे, ये कितना हो जाएगा, ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका दुगना होता है। जो अपना इमेज बना वो बना 37.5, माइनस का साइन बता रहे इसलिए इस साइड बनेगा। जो अपना इमेज बना वो बना सी के पीछे, जो अपना v है, ये था u, v जो आया वो आया 37.5 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन ने क्या बताया, इस साइड ही बनेगा, ठीक है। हाइट इसने बता दी -6 सेंटीमीटर, हाइट बता दी -6 सेंटीमीटर।
इमेज का क्या पता चला? जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब होता है अपना वस्तु, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र के पीछे बनता है, बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और रियल बनता है, वास्तविक बनता है। रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, साइज में क्या है, बड़ा है। तो नेचर में अपन ने क्या क्या देखा, रियल है, इन्वर्टेड है और बिगर साइज है। लार्जर लिख देता हूं, लार्जर है। वास्तविक है, स्क्रीन पे ले सकते हैं, उल्टा है और बड़ा है। ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए? ओके, ये हो गया अपना एग्जांपल नंबर 2। अब देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इमेज फाउंड बाय ए कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वेयर शुड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहे हैं कि एक अवतल दर्पण था, उसकी जो अवतल दर्पण था उससे जो अपना प्रतिबिंब बना वो प्रतिबिंब था वर्चुअल, आभासी था, सीधा था, इरेक्ट था और बड़ा था। तो इसमें क्या क्या चार ऑप्शन क्या दिए हैं, तो ये देखो अवतल दर्पण, ये तीनों चीजें कहाँ बनती हैं? अवतल दर्पण में आभासी, सीधा और बड़ा कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा पता है? जब भी इस साइड जितने भी अपन ने इमेजेस बनाए थे 1 से लेकर 6 तक, वो सारे क्या थे, रियल थे और क्या थे, उल्टे थे, नीचे की साइड बन रहे थे। जब अपन फोकस और पोल के बीच में गए थे, फोकस और ध्रुव के बीच में गए थे, यहाँ रखा था, वो पीछे बना था, बड़ा बना था, सीधा बना था और आभासी भी बना था। बताया था मैंने अवतल दर्पण में, आपको अच्छे से बताया था कॉनकेव मिरर में कि जो फोकस और पोल के बीच में जो इमेज, जब अपन ऑब्जेक्ट रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा दर्पण के पीछे और वो बड़ा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा। ये बात हुई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन उसको चेक करो। उसमें क्या देखा, जो फोकस और पोल के बीच में जब अपन वस्तु को रखेंगे तो अपना क्या है, सही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या बोल रहे हैं कि कुछ मैटर नहीं करता कि आप दर्पण से कितनी दूर खड़े हो, कहां खड़े हो, पर जो तुम्हारा प्रतिबिंब है वो हमेशा क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। प्रतिबिंब हमेशा सीधा बन रहा है। तुम कहीं भी खड़े हो जाओ मिरर के आगे, तो वो ऐसा कौन सा मिरर होता है, उसमें क्या बात है, कौन सा मिरर था, कौन सा दर्पण था? मैंने तुम्हें क्या बताया था, जो उत्तल दर्पण होता है, जो उत्तल दर्पण होता है उसमें हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है, एक बार यहाँ बन रहा था ना, एक बार फोकस पे, एक बार यहाँ पे, वो हमेशा सीधा ही बन रहा था। एक बार पॉइंट साइज का था, एक बार छोटा था। तो कौन से में बना था? जो अवतल दर्पण था उसमें तो स्टार्टिंग वाले सारे क्या थे, उल्टे थे, आभासी थे। एक ही बना था सीधा, और एक ही सीधा और जो आभासी बना था, वर्चुअल और इरेक्ट बना था, वो एक ही बना था, और सारे वास्तविक और उल्टे बन रहे थे। तो इसमें कौन सा होगा? उत्तल दर्पण के दोनों किस क्या बन रहे थे, सीधे बन रहे थे ना। देखो उत्तल दर्पण क्या है, एक तो जो उत्तल दर्पण होता है उसमें क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट, हमेशा सीधा बनेगा, हमेशा सीधा प्रतिबिंब एक तो उत्तल दर्पण में बनता है, पक्का बनता है ना। एक बनता है जो प्लेन मिरर होता है, उसमें भी तो हमेशा सीधा ही बनता है, उल्टा तो नहीं बनता। तुम सीधे खड़े होते हो, तुम्हारा सिर नीचे तो नहीं दिखाई देता, उसमें भी क्या है, सीधा ही बनता है। तो इसमें क्या, प्लेन मिरर भी हो जाएगा और कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता, दोनों मिरर हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर इसका डी, देखो डी ऑप्शन सही है। अब देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न 8 क्या पूछा है, इसमें 3 पूछे हैं उसने। ए में पूछा है हेडलाइट ऑफ कार्स, बी में पूछा है साइड व्यू मिरर, और तीसरा पूछा है सोलर फुर्नेस। नेम ऑफ द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशन। अपन को कारण सहित बताना है कि ये कौन सा मिरर यूज होता है और क्यों होता है। 1 नंबर दिया है हेडलाइट ऑफ कार। हेडलाइट ऑफ कार में क्या यूज होता है, अवतल दर्पण बताया था मैंने, नोट्स पढ़ लेना। अवतल दर्पण में यूज होता है, अवतल दर्पण होता है हेडलाइट्स में। ये क्या करता है, लाइट को कन्वर्ट करता है, बीम बनाता है, ज्यादा दूर तक लाइट जाएगी, इसलिए हेडलाइट्स में अवतल दर्पण यूज करते हैं। इसका रीजन लिख देंगे अपन, कारण लिख देंगे। साइड व्यू मिरर,
उत्तल दर्पण के नोट्स देखोगे उसमें क्या एग्जाम्पल, उसके जो उपयोग है उसमें मैंने एक ही लिखा है, उसके यूजेस में एक ही बात लिखवाई थी कि साइड व्यू मिरर यूज होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। क्यों होता है? क्योंकि वो वाइड एरिया कवर करता है, पीछे का ज्यादा एरिया कवर करेगा। बस जो जहां पे ज्यादा साधन दूर होता है उतना नहीं उससे कुछ पास दिखाई देता है। अपन पहले ही अलर्ट हो जाएंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा, इसलिए अपन क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। दूसरी बात हो गई सोलर फुलनेस, ये मैंने आपको नहीं लिखवाया। ये भी क्या है देखो, तो सोलर पैनल वाली प्लेट होती है, उसमें क्या है अपन उससे अपन बैटरी चार्ज करते हैं। वो क्या लाइट को इकट्ठा करती है। लाइट इकट्ठा कौन सा मिरर करता है, कौन सा दर्पण करता है? अवतल दर्पण। ठीक है, लाइट इसमें क्या होती है? कन्वर्ज होती है, इसलिए अपन इसमें कौन सा यूज करते हैं? अवतल दर्पण का यूज करते हैं। तीनों बता दिए, तीनों के कारण बता दिए। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है स्क्रीन पे, देखो। An object is placed at a distance of 10 सेंटीमीटर फ्रॉम a convex mirror. U दिया है उसने 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर। पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज क्या बोल रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, उसका U दे दिया, F दे दिया। हमें पूछा है पोजीशन V पूछा है कहां होगा, और नेचर पूछा है कैसा प्रतिबिंब बनेगा वो पूछा है। चलो अपन इसकी बात करते हैं। U दिया है 10 सेंटीमीटर, F दिया है 15 सेंटीमीटर, V पूछा है और नेचर पूछा है। बंदे ने बोला है, क्वेश्चन वाले ने बोला है उत्तल दर्पण है, बताया है। नेचर तो सीधा बोल सकते हैं, उत्तल दर्पण में हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनते हैं, आभासी और सीधे बनते हैं। सीधा आ गया। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/u + 1/v = 1/f। यही होता है। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, इस साइड आएगा नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। u नेगेटिव आएगा, 1/-10 लिख दूं, प्लस v पूछा है। f किस साइड है? यहां होता है, इस साइड क्या है? पॉजिटिव लिखेंगे, 1/15 लिख दूं, 1/v आ जाएगा, 1/15 माइनस है प्लस होगा, सचिन सर ने बताया था, तो 1/v आ जाएगा। 15 और 10 का कितना होता है? 30। लघुत्तम 30 आएगा, 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, कितना हो जाएगा? 5/30। v आ जाएगा 30/5, v आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो किस साइड बनेगा? किस साइड बनेगा? 6 सेंटीमीटर पे बनेगा, छोटा बनेगा, वर्चुअल होगा, डायरेक्ट होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, छोटा बनेगा, 6 सेंटीमीटर का बनेगा। क्वेश्चन में कोई दिक्कत? एकदम इजी था। अब कोई क्वेश्चन अगर बचा भी है, आप क्वेश्चन देखना, एक बार वापस लगाना, कोई बच्चा हो कमेंट कर देना, मैं आपको करवा दूंगा। मिरर के मैंने सारे एग्जाम्पल करवा दिए, सब कुछ पढ़ा दिया, आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करवा दिए। मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा, फिर भी आपको कोई डाउट है आप देख लेना, कमेंट कर देना या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, अपन उसको सोल्व कर लेंगे। अब अपन बात करेंगे, इसमें एक चैप्टर में नया टॉपिक है। अपन पहले देखते हैं अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। अब अपन बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन क्या होता है, कैसे होता है, इसकी अपन बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। अपन बात करेंगे रिफ्रैक्शन की, अपवर्तन की। अपवर्तन होता क्या है? देखो, मान लो आपने नोटिस किया होगा, पानी का टैंक है, ये मान लो पानी का टैंक है, पानी की टंकी है, इसमें पानी भरा हुआ है। टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है। आप मान लो सफाई करने गए, टंकी की सफाई करने गए, आप यहां से देख रहे हो, या आप देख रहे हो, ठीक है, आप देख रहे हो, तो आपको क्या ये आपने कभी नोटिस किया होगा, जो इसका तला है, जो इसका नीचे का पार्ट है, ये आपको जितना नीचे होता है उतना नीचे नहीं दिखता, उससे कुछ ऊपर दिखाई देता है। या आपने नोटिस किया होगा, आपको ये थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। आप गए, आपने देखा, आपको ये ऊपर दिखाई दे रहा है। एक और देखो, मान लो पानी का गिलास है, ये गिलास है, पानी भरा हुआ है,
ये पानी का गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है। आप क्या कर रहे हो, मान लो आपके पास छोटी बॉल है, छोटी बॉल आप इसके अंदर डाल रहे हो। बॉल मान लो इतनी बड़ी, इतनी छोटी थी। आप जैसे इसके अंदर डालोगे, आप देखोगे तो आपको वो बॉल क्या है, अपने साइज से थोड़ी बड़ी दिखाई देती है। नोटिस करना, आप नहीं किया तो भी आपको क्या है, थोड़ी बड़ी दिखाई देगी। ठीक है, ये भी आपने नोटिस नहीं किया तो करके देखना। मान लो ये कोई पानी डाला हुआ है, अपन ने पानी डाला हुआ है। मान लो अपन इसमें पेंसिल डाल के डालते हैं। मान लो ये अपनी पेंसिल अपन ने इसमें डाली। आपने नोटिस किया होगा कि अपनी पेंसिल जहां से पानी से स्टार्ट होती है, वहां से अपन को कुछ टेढ़ी दिखाई देती है, कुछ मुड़ी हुई दिखाई देती है, कुछ मुड़ी हुई दिखाई देती है। मतलब क्या हुआ, ये सब कुछ हो क्यों रहा है? तला ऊपर क्यों दिखाई दे रहा है, बॉल बड़ी क्यों दिखाई दे रही है, पेंसिल टेढ़ी क्यों दिखाई दे रही है? इसमें मेन चीज क्या होती है, मेन कारण क्या होता है, मेन रीजन क्या होता है कि जब अपन लाइट है अपनी, ऊपर तो क्या है, ऊपर हवा है, यहाँ पानी है। ये अलग माध्यम है, ये अलग माध्यम है, ये अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है। तो क्या देख रहे हो, लाइट रे अगर सीधी आती, वो तो सब लाइट के कारण ही रहा है। अगर प्रकाश की किरण सीधी आती तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हमें पेंसिल सीधी दिखती, बॉल छोटी दिखाई देती, जितनी थी उतनी दिखाई देती, और जो बॉटम था, जो तला था, वो वहीं पे दिखाई देता जहां एक्चुअल में है। बट सब कुछ हो तो नहीं रहा। तो इसमें पता क्या चला कि जो अपना जो लाइट की रे है, वो अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है लाइट, तो उसमें होता क्या है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो क्या है, उसकी जो लाइट की जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। मान लो लाइट पहले ऐसे आ रही थी, थोड़ा सा उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इसी परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। इसी को अपन रिफ्रैक्शन कहते हैं। चलो मैं डेफिनेशन लिखवाता हूँ आपको इसकी, मैं लिख रहा हूँ, साथ साथ में आप लिख लो। लिखो, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके मार्ग या पथ लिख लो, उसके पथ में कुछ विचलन आ जाता है। विचलन आ जाता है, उसी विचलन को अपवर्तन कहा जाता है, अपवर्तन कहते हैं। मतलब क्या हुआ, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, उसके पथ में, उसके मार्ग में कुछ थोड़ा डेविएशन आया, थोड़ा चेंज आया, थोड़ा विचलन हुआ, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, अपवर्तन बोल रहे हैं। हिंदी वाले पोस्ट करके लिख लो, इंग्लिश वालों को लिखाता हूं मैं। व्हेन लाइट रे goes from one media to another media, मीडिया लिखो या मीडियम लिखो, एक ही बात है। then a small deviation takes place in the path of light. That deviation is called diffraction. मतलब लाइट रे आ रही है, एक मीडियम से जैसे दूसरे मीडियम में एंटर होगी, उसका जो पाथ है उसमें कुछ डेविएशन आएगा, उसी डेविएशन को अपन क्या बोलेंगे,
रिफ्लेक्शन बोलेंगे, अपवर्तन बोलेंगे। अब देखो रिफ्लेक्शन पता चल गया क्या होता है, लाइट आएगी, डेविएट होगी, विचलित होगी, उसी को अपन क्या बोलेंगे, अपवर्तन बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अब अपन देखो इसमें क्या है, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट कैसे निकलती है, कहाँ विचलित होती है, उसकी बात करते हैं। मैं कोई ये ले रहा हूं, मान लो इसकी कुछ थिकनेस है, कुछ मोटाई है, ये कोई ग्लास स्लैब है, कुछ पारदर्शक है, मतलब इसके आर पार दिखाई दे रहा है अपन को। मैंने ये लिया, मान लो ये शीशे का है, इसको बोलते हैं ग्लास स्लैब या पारदर्शक। मैंने ये ले लिया, मान लो यहां से एक लाइट रे आ रही है, ये कौन सी होगी, ये हुई इंसिडेंट रे या आपतित किरण हो गई। यहां पे एक परपेंडिकुलर खींच देता हूं, मैं नॉर्मल खींच देता हूं 90 डिग्री पे। ये कुछ ABCD है, ये कुछ ABCD अपना ग्लास स्लैब है, लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट रे। तो ये एंगल अपन ने क्या बोला था, इंसिडेंट एंगल बोला था, एंगल आई बोला था। ये क्या है, मान लो ये एन डैश मान लो, ये नॉर्मल है। एक्चुअल में होना क्या चाहिए, जो ये अपनी लाइट रे आई है ये अपने स्ट्रेट पाथ से निकलनी चाहिए, मतलब ये यहां से निकलनी चाहिए। ये लाइट रे स्ट्रेट आएगी तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए, जो अपनी स्ट्रेट है ये स्ट्रेट, ये जो लाइट रे है ये स्ट्रेट निकल जानी चाहिए, ये सीधी निकल जानी चाहिए एकदम बिना डेविएट हुए। बट ये ग्लास स्लैब है, ये ऐसा होने नहीं देगा। एक्चुअल में फिर होगा क्या, ये लाइट रे अपने मार्ग से, अपने पथ से कुछ विचलित होगी, कुछ डेविएट होगी। वो जो डेविएशन होगा उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। तो देखो आप एक बार एक छोटी बात और लिख लो कि जब अपने हल्के मीडियम से, हल्के माध्यम से भारी माध्यम में जाएंगे, मान लो कम घनत्व वाले से कम घनत्व के माध्यम से ज्यादा घनत्व के माध्यम में जाने पर किरण अभिलंब की तरफ विचलित होती है। मतलब क्या हुआ, ये अपन यहाँ पे तो क्या है, एयर है, ये क्या है, ग्लास है, शीशा है, यहाँ पे वापस एयर है। मतलब क्या अपन, ये एयर है, इसकी डेंसिटी कम है, इसका घनत्व कम है, यहाँ से अपन ज्यादा घनत्व वाली जगह में इसको घुसा रहे हैं लाइट को, तो ये लाइट क्या होगी, मैंने क्या लिखा है, कम घनत्व वाले से ज्यादा घनत्व वाले में जाएगी। जब लोअर डेंसिटी से हायर डेंसिटी में जाएगी तो क्या है, लाइट जो डेविएट होगी वो क्या होगी, नॉर्मल की साइड, परपेंडिकुलर की साइड डेविएट होती है, अपने विलंब की साइड विचलित होती है। समझ आया, अपने विलंब की साइड ये विचलित होगी। तो चलो अपने सही पाथ पे तो नहीं गई, कुछ ये हो गई विचलित। अगर ये यहां आ गई, यहां वापस एक मैं बना देता हूं परपेंडिकुलर नॉर्मल, बन गया। इसको अपन नाम दिया अपन ने एंगल R1, ठीक है, इसको I1 बोलते हैं अपन, इसको R1 बोला। मतलब लाइट अपने पाथ से नहीं गई, अपने मार्ग में नहीं गई, लाइट हो गई विचलित, लाइट रे हो गई विचलित, प्रकाश की किरण क्या हो गई, डेविएट हो गई। ठीक है, लाइट रे क्या हुई, अपने पाथ से विचलित हो गई, अपन इसको I1 बोला, इसको R1 बोला। तो ये देखो यहां से क्या हुई, लाइट निकल गई, ये क्या है, यहाँ पे क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण। ठीक है, अब ये क्या है, यहां से तो ये क्या थी, इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे।
यहाँ पे ये वापस क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, यहाँ टकरा रही है ना, तो ये वापस क्या होगा, इंसिडेंट एंगल होगा। इसको अपन बोल रहे हैं I2। इस एंगल को अपन ने बोला है I2। यहाँ पे आई। अब क्या है, अब ये क्या है, दूसरी बात, कम घनत्व वाले से ज्यादा घनत्व वाले में जाएगी तो वो इसके अपने विलंब की तरफ मुड़ेगी। और अगर ज्यादा घनत्व से कम घनत्व वाले माध्यम में जाने पर किरण अविलंब से दूसरी ओर विचलित होगी। मतलब क्या हुआ, जब जो लाइटर मीडियम था उससे मतलब कम डेंसिटी वाले से ज्यादा डेंसिटी में आ रही थी, तो लाइट क्या विलंब की साइड आ रही थी, परपेंडिकुलर की साइड आ रही थी। अब क्या है, वो डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में जा रही है, ज्यादा घनत्व वाले से कम घनत्व वाले में जा रही है, तो वो परपेंडिकुलर से दूर जाएगी, अविलंब से दूर जाएगी, तो मतलब क्या होगा, लाइट ऐसे निकलेगी। ये एंगल अपन बोला R2। यहां से क्या हुआ, बाहर निकली। इस रेखा को बोलते हैं इमर्जेंट रे। तो ये कौन सी है, इमर्जेंट रे है, जो बाहर निकलेगी, जो रिफ्लेक्शन होने के बाद, अपवर्तन होने के बाद बाहर निकलेगी, वो इमर्जेंट रे। आप हिंदी में नाम इसका देख लेना क्या होता है, ठीक है। तो ये देखो, लाइट रिफ्लेक्ट कैसे हो रही है, अपवर्तित कैसे हो रही है, अपवर्तन लाइट का कैसे हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन कैसे हो रहा है, वो आपको समझ आया होगा। लाइट यहां से क्या हुई, लाइट यहाँ पे गिरी, लाइट इंसिडेंट हुई, उसके बाद अपने जो हल्का मीडियम था, हल्का माध्यम से उससे भारी कम घनत्व वाले से ज्यादा घनत्व वाले में गई, तो वो क्या हुई, अविलंब की तरफ मुड़ी। उसके बाद वो ज्यादा घनत्व वाले से कम में गई, तो क्या हुआ, अपने अविलंब से दूर गई, मतलब परपेंडिकुलर से दूर वाली साइड डाइवर्ट हुई, विचलित हुई। आप ये नोट कर लो, डायग्राम बना लो अच्छे से, सारा नंबर नोट कर लो। ये भी नोट कर लेना, इंग्लिश वाले भी लिख लेना कि जब व्हेन लाइट गोज फ्रॉम लाइटर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन द लाइट रे विल डेविएट टुवर्ड्स नॉर्मल, एंड व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू लाइटर मीडियम, द लाइट रे विल डेविएट अवे फ्रॉम परपेंडिकुलर। ठीक है। अब देखो, अब आता है इसमें एक स्नेल का नियम। स्नेल्स लॉ, मतलब स्नेल का नियम। स्नेल का जो नियम है वो क्या बोलता है, आपके 10वीं क्लास में उसका भी क्या है, प्रूफ नहीं दे रखा, उसको सिद्ध करके नहीं दे रखा। जो इंसिडेंट एंगल है, जो आपतित कोण है, उसका साइन का एंगल, मतलब साइन ऑफ, यहां आपतन कोण लिख दू क्या, आपतित कोण, साइन ऑफ आपतित कोण मतलब इंसिडेंट एंगल का साइन एंगल अपॉन साइन ऑफ अपवर्तित कोण, अपवर्तित कोण मतलब I और R का साइन का एंगल है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। मतलब साइन आई इसको बोलते हैं, इसको शॉर्ट में लिखे अपन साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब स्नेल ने जो अपना नियम दिया था उसमें उसने कहा था कि आपतन कोण का साइन एंगल तथा अपवर्तित कोण का साइन एंगल, इसकी वैल्यू जो हमेशा है वो कांस्टेंट रहती है, वो नियत रहती है। ये था स्नेल का नियम। इस पे अपन क्वेश्चन करेंगे बाद में, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अपन ने अभी लाइट की क्या अपवर्तन की बात कर ली, कैसे अपवर्तित होती है, कहाँ से कौन से मीडियम में जाएगी, तो कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, सारी बातें अपन ने कर ली 1 by 1 डिटेल में। उसके बाद अपन ने पढ़ लिया स्नेल का नियम। उसमें क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा क्या नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। अपनी इतनी बातें हो गई। अब अपन पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो अपवर्तनांक होता है, उसकी अपन बात करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक।
देखो, अपवर्तनांक एक्चुअली होता क्या है? अपवर्तनांक होता है, मान लो अपन ने बात की थी स्नेल के नियम की, स्नेल का जो लॉ था उसकी बात की थी। उसमें क्या था, साइन आई अपॉन साइन आर क्या था, नियत था, कांस्टेंट रह रहा था। वो वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट थी। तो मतलब जो वो कांस्टेंट वैल्यू आती है ना, जितनी भी आई एक्स वाई जेड जो भी वो आएगी, जो वो वैल्यू आती है उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपवर्तनांक बोलते हैं। तो डेफिनेशन तो आप लिख लेना, जब मैं लिखाऊं आप लिख लेना, आप किताब से देख के लिख लेना, ऐसे नहीं लिख पाओ तो, कि जो साइन आई अपॉन साइन आर होता है स्नेल के नियम का, उसकी जो नियत वैल्यू आती है, कांस्टेंट जो वैल्यू आती है, उसी को अपन बोलते हैं अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे कैसे अपन प्रूव करेंगे। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मतलब एक तो अपन साइन आई अपॉन साइन आर की जो कांस्टेंट वैल्यू होती है किस एक्सटेंट तक है उसको बोल लेंगे, या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्पीड, जो स्पीड है ना, क्या लाइट एक मीडियम से, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाएगी ना, तो उसकी क्या है जो स्पीड है, मतलब पहले एयर से आ रही थी, फिर वो जैसे ही ग्लास स्लैब में घुसेगी, कांच के कुछ स्लैब में घुसेगी, उसकी स्पीड कुछ कम होगी, वो विचलित होगी। तो उसकी स्पीड का जो रेशियो होता है, उसकी दोनों स्पीडों का जो दोनों गति है उनका जो अनुपात होता है, उसको भी अपन इसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में ले सकते हैं, लिख सकते हैं। वैसे साइन आई अपॉन साइन आर लिख सकते हैं, पर वो क्या हर जगह वैल्यू नहीं कर पाओगे आप, हर जगह आपको एंगल नहीं दिया होगा, आप नहीं निकाल पाओगे। स्पीड दिया होगा, स्पीड से अपन निकाल लेंगे। तो अपन लिखते हैं, मान लो अपन बना लेते हैं पड़ेगा, ये वही अपना स्लैब है, ये लाइट आ रही है, मान लो ये लाइट आ रही है, ठीक है। ये अपना है मीडियम 1, माध्यम 1, ये है मीडियम 2, ये मान लो एयर है, ये ग्लास है। तो देखो लाइट आएगी, यहां इसकी मान लो स्पीड कुछ है v1 स्पीड से आया, अंदर इसकी स्पीड कुछ हो गई v2, मतलब ये जब आया तो इसकी स्पीड थी कुछ v1 स्पीड से आ रही थी लाइट। जैसे ही वो ग्लास के स्लैब से, कांच की जो स्लैब है उससे टकराएगी, टकराने के बाद उसकी स्पीड में जो परिवर्तन होगा, उसकी जो गति में परिवर्तन होगा, वो अपन ने माना वो गति हो जाएगी v2, पहले थी v1। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इसको कैसे प्रूव किया है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या तो अपन इसको लिखेंगे म्यू से या इसको लिखेंगे n से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या प्रूव किया है, मान लो माध्यम 1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 मतलब म्यू ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, या तो ऐसे लिख सकते हैं या अपन इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, मतलब पहले का अपन जो अपवर्तनांक है वो निकाल रहे हैं दूसरे को समांतर लेके, दूसरे के अनुपात में। तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट माध्यम 1 में, माध्यम पहले के निकाल रहे ना दूसरे के, तो जो अपन ने बाद में लिखा वो आएगा ऊपर, माध्यम 2 में प्रकाश की गति अपॉन माध्यम 1 में प्रकाश की गति, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। अगर अपन पहले की दूसरे के अनुपात में निकाल रहे हैं, दूसरे को रख के अपन जो पहले का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला। जब अपन दूसरे को, मतलब पहले की हो गई, जब अपन दूसरे को रख के निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो इसमें क्या करना है, पिछले वाले को पहले लिखना है। तो माध्यम 1 में प्रकाश की गति अपॉन माध्यम 2 में प्रकाश की गति, इंग्लिश वाला, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन
मीडियम 2। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अपवर्तनांक है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले का अगर दूसरे के उसको रख के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो वो जाएगा माध्यम 2 में प्रकाश की गति ऊपर माध्यम 1 में प्रकाश की गति। अगर दूसरे का पहले के सापेक्ष निकालें तो हो जाएगा माध्यम 1 में प्रकाश की गति ऊपर माध्यम 2 में प्रकाश की गति। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है, तो उसमें ज्यादा नहीं, आप वाटर का, एयर का तो 1 होता है, वो आप याद कर लेना। वाटर, एयर और एक ग्लास, 3 का आप याद कर लेना। वैसे पेपर में आपको दिया हुआ मिलेगा, टेंशन मत लो, याद नहीं होता तो भी। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया। अब इसके बाद अपन बात करेंगे अगले लेक्चर में लेंस की।